इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? तो बेटा इसका हमने शॉर्टकट बनाया है मल्टीप्लायर। क्या बनाया है? शॉर्टकट मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहता हूं कि आप 2 को कितनी बार जोड़ रहे हो बेटा? 4 बार जोड़ रहे हो। एक काम करो, 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 को आप 30 में से कितने टाइम्स डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब आप 30 में से 3 कितनी बार घटा सकते हो? 10 बार। वो डायरेक्ट मिल रहा है हमको किसके थ्रू? डिवीजन के थ्रू। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का जो शॉर्टकट होता है वो डिवीजन होता है, एडिशन का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? सर्कल लेते हैं तब भी पाई की वैल्यू कितनी रखी? 3.14। जब हम बड़ा सर्कल लेते हैं तब भी पाई की वैल्यू कितनी? 3.1। अरे हम बहुत बड़ा सर्कल लेते हैं साहब, तभी पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? और एक भारी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों के एक्सेलरेशन में फर्क हो तो बाई की वैल्यू को चेंज ही नहीं आएगा। बाई कहता है कि तू चेंज हो तो मैं चेंज होगा, तू चेंज हो तो मैं चेंज होगा। मतलब क्या है कि बाई डिपेंड कर रहा है सारा रिश्ता। जैसे मेरे सामने कुछ लोग खड़े हैं तो मैं जो कहूंगा कि ये मेरे मामा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, तो मेरा इन लोगों के साथ क्या आई है? उस वेलोसिटी को t1 टाइम की वेलोसिटी नहीं बोलते, कांसेप्ट ऑफ लिमिट। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n की लाइन का है, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब कोई आसान छूने वाली बात नहीं है, बस डिफरेंशिएशन मतलब फॉर्मूला लग गया। उसके बाद बच्चों क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सॉरी, ये जो मैथमेटिकल टूल्स है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फिजिक्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हो और आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको कैलकुलस का ज्ञान बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कैलकुलस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके एक पार्ट को डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और साथ ही इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। देखिए बेटा, अब मैथमेटिकल टूल्स में जो चीज हम स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच को हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स की, उसको हम बोलेंगे कैलकुलस। क्या बोलेंगे बेटा? कैलकुलस। अब बेटा ये कैलकुलस जो ब्रांच थी इसका आविष्कार न्यूटन साहब ने किया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी यहां पर हमको प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि एक कार 50 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है? 50 मीटर चलती है। कितने टाइम में चलती है? तो मैं आपको टाइम बताता हूं, 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो इस कार ने कितनी स्पीड, मतलब इस कार की स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे 50 डिवाइडेड बाय 5, तो कैंसिलेशन कर दोगे तो आप आ जाएगा 10 मीटर पर मिनट। इतनी कुछ स्पीड होगी, यानी कि 1 मिनट में कितना मीटर चलती होगी? 10 मिनट चलती होगी। ठीक है, इसलिए 5 मिनट में कितनी गई होगी? 50 मीटर गई। तो सिंपली हमने निकाल लिया। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जब हम कार में या मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर वगैरह देते हैं तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा नहीं होगा, लगातार वो बदलते रहेगा, उसमें चेंजेस आते रहेंगे, तो आप वेलोसिटी को एक तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में चेंज होगा तो चेंज को आप कैसे निकालोगे? तो चेंज को निकालने के लिए ही हम लोगों ने किसका आविष्कार किया है? कैलकुलस का। हम लोगों ने नहीं किया, न्यूटन साहब ने किया था ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को निकालने के लिए। जहां पर भी इंस्टेंटेनियस शब्द आएगा उन सबकी कैलकुलेशन हम किससे करेंगे बेटा? कैलकुलस से करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस बेसिकली क्या बताता है बेटा? कैलकुलस बेसिकली बताता है चेंज के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? चेंज के बारे में। देखिए कैलकुलस तो मैथ की एक ब्रांच है। इसमें हम लोग 2 चीजें स्टडी करेंगे फिजिक्स में। कितनी चीजें स्टडी करेंगे बेटा? 2। एक का नाम हम लोगों ने रखा है बेटा प्यार से डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दूसरी चीज का हम लोगों ने नाम रखा है बेटा इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब जो होता है, हम यहां पर जो समझेंगे फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज को बताएगा। ये रेट ऑफ चेंज इन बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मत नाम सुन लीजिए, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। और बेसिकली डिफरेंशिएशन हमको जिस चीज के बारे में बताता है वो स्लोप होता है, और स्लोप बराबर ही होता है रेट ऑफ चेंज इन बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं पहले ही, लेकिन बताऊंगा कैसे होता है ये, कि डिफरेंशिएशन बेसिकली हमको क्या देता है? स्लोप देता है। क्या देता है बेटा? स्लोप देता है। अब बात करें इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। ये हमको बहुत सारी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको ऐड करके एक कंप्लीट एरिया देता है। तो एरिया जो हमको मिलता है वो किससे मिलता है? यस, इंटीग्रेशन से मिलता है। एरिया कौन देता है बेटा?
अंडर द एरिया, ग्राफ का जो भी एरिया हमको प्लॉट करना होगा, उसका एरिया कैलकुलेट वगैरह करना होगा, तो हमको किसकी सहायता से करेंगे? हम इंटीग्रेशन की सहायता करेंगे। एनीवे बात की बात है, अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैलकुलस बेसिकली क्या बताता है? चेंज। और जब भी चेंज आएगा तो हम दो चीजों के बारे में सोचेंगे, एक डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे और एक इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी वन लाइन डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, अब वर्ड लग रहा है, यहां लिख देता हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो याद रखिएगा बेटा, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। आप लोगों ने बहुत तरह के ऑपरेशन सुने होंगे, जैसे आपने ऑपरेशन सुना होगा एडिशन क्या होता है, ठीक है, एक ऑपरेशन आपने सुना होगा एडिशन, एक ऑपरेशन आपने सुना होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसी तरह से आपने सुना होगा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन आपने सुना होगा। नेक्स्ट आपने सुना है डिवीजन, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में ये कुछ टूल्स होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कुछ नंबर है, इसको मैं हटाता हूं पहले, जैसे 2 + 2 कितना हुआ बेटा? 4 हुआ। अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। अगर 2 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा? 4 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 8 आएगा। तो मतलब 2 को जितनी बार आप ऐड करोगे या किसी भी नंबर को कितनी बार भी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बड़ी नंबर। मतलब किसी चीज को ज्यादा बार आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ज्यादा बार। लेकिन हमको बार बार ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे मैंने 2 बार ऐड किया 4 आया, 3 बार ऐड किया 6 आया, अब 4 बार ऐड किया 2 को तो 8 आया। इसी तरह से मैं अगर 2 को और बार ऐड करूंगा तो कुछ और नंबर आएगा। तो इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? तो बेटा इसका हमने शॉर्टकट बनाया है मल्टीप्लायर। क्या बनाया है? शॉर्टकट मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहता हूं कि आप 2 को कितनी बार जोड़ रहे हो बेटा? 4 बार जोड़ रहे हो। एक काम करो, 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 8। तो एडिशन का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे सब्ट्रैक्शन की मैं बात करता हूं बेटा, जैसे मान लो 30 है, 30 में से आपने 3 माइनस किया तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। अगर आप 27 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो इस तरह से आप इसको माइनस करते जाइए। क्या करते जाइए? माइनस करते जाइए। तो 3 को आप 30 में से कितने टाइम्स माइनस कर सकते हैं? तो आप एग्जैक्ट में अगर आप देखोगे ना तो 3 को आप 10 टाइम माइनस कर पाओगे। कितने टाइम माइनस कर पाओगे? 10 टाइम। यानी कि 30 में से 3 को केवल आप 10 बार ही माइनस कर सकते हो, उसके बाद आपको 0 मिल जाएगा, उसके बाद आपको माइनस नहीं करना होगा। तो इसी का भी हमने शॉर्टकट बनाया कि एक काम करते हैं, चलो 30 है ना, 30 में 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 30 में 3 ही माइनस करना है ना, तो 30 में 3 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब आप 30 में से 3 कितनी बार घटा सकते हो? 10 बार। वो डायरेक्ट मिल रहा है हमको किसके थ्रू? डिवीजन के थ्रू। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का जो शॉर्टकट होता है वो डिवीजन होता है, एडिशन का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में बात? तो ये बेटा ये ऑपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या इन्हीं को पढ़ते रहोगे? हाँ, इनको पढ़ना है, इनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये तो बेसिक ऑपरेशन है। अब लेकिन नए तरह के जो ऑपरेशन है वो हमको क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। बेसिकली क्या क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जिस तरह से आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से। इसको बेटा पॉज करके नोट कर लेना। पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब आइए बात करते हैं। डिफरेंशिएशन को स्टडी करने से पहले हम लोगों को बेटा कुछ क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? क्वांटिटीज के बारे में। अब क्वांटिटीज में आपको 2 तरह की क्वांटिटी स्टडी करनी है बेटा। कितने तरह की क्वांटिटी स्टडी करनी है? 2 तरह की। देखो जैसे मैं कहता हूं, एक क्वांटिटी होती है आपकी कांस्टेंट। क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं डिफरेंशिएशन के लिए। दूसरी चीज होती है आपकी बेटा वेरिएबल्स, ठीक है। अब आपके जो कांस्टेंट होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है आपका कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब क्यों चेंज ना हो, क्यों, कैसे चेंज नहीं होगी, कैसे क्या होगा, वो अभी बताऊंगा आपको। देखो अब कांस्टेंट आपके 2 तरह के हैं। एक तो होता है परमानेंट कांस्टेंट, ठीक है बेटा। और एक होता है टेम्परेरी कांस्टेंट। इसी तरह से आपको वेरिएबल भी 2 तरह के मिलेंगे देखने को। कितने तरह के मिलेंगे बेटा? 2 तरह के।
एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पहले तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्वांटिटीज में हम लेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जिसमें से कांस्टेंट आपके दो तरह के होंगे, परमानेंट कांस्टेंट एंड टेम्परेरी कांस्टेंट। वेरिएबल आपके दो तरह के होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आइए थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस करते हैं। परमानेंट कांस्टेंट की बात करता हूं, देखो जरा, जैसे कि एक कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं, पाई इज अ परमानेंट कांस्टेंट। कैसे, देख बेटा ध्यान समझ। जैसे मान ले तेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का कुछ रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है मान ले 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब एक बंदा ए पॉइंट से चलता है और घूमकर वापस ए पर आ जाता है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होती है, कभी सर्कमफेरेंस को इसने ट्रैवल किया है तो वो कितनी आ जाएगी? 2 पाई आर आ जाएगी, सबको पता है। यानी कि सर्कल आने से पाई आता है, सर्कल आने से क्या आता है? पाई आता है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो सबको याद होगी 3.14 होती है, और रेडियस कितना दिया है? 2 दिया है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सही बात है। अब मैंने बेटा एक बड़ा सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब मैं फिर से ए से चला और वापस ए पर ही वापस आ गया, तो अब मेरे को फिर से डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2 पाई आर वाला। तो अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, और आर की वैल्यू कितनी होती है? 3। यानी कि तुम एक चीज समझ पा रहे हो यहां पर, देखो कि जब हम छोटा सर्कल लेते हैं तब भी पाई की वैल्यू कितनी रखी? 3.14। जब हम बड़ा सर्कल लेते हैं तब भी पाई की वैल्यू कितनी? 3.1। अरे हम बहुत बड़ा सर्कल लेते हैं साहब, तब भी पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3.14। तो इसका मतलब सर्कल जब भी हमारे दिमाग में आएगा तो हम पाई के बारे में सोचेंगे, और पाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल चेंज नहीं होती। आप चाहे छोटा सर्कल ले लें, चाहे फुद्दू सर्कल ले लें, चाहे बहुत बड़ा सर्कल ले लें, भाई साहब पाई की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो पाई इज अ परमानेंट कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल चेंज नहीं होती। और बताते हैं आपको, कोई खास बात नहीं है। देख और देख, जैसे तुमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि 2 बॉडीज हैं हमारे पास बेटा, एक बॉडी का मास है m1, एक बॉडी का मास है m2, और इनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है, यस, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, ठीक है साहब। अब देखो बेटा, इसमें समझो जरा बात को। अब g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके बेटा, अब m1 की वैल्यू मान लो 1 किलो है, m2 की वैल्यू 2 किलो है, r की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। किसी अदर न्यूमेरिकल में m1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 1 है, लेकिन g की वैल्यू तो आप वही रख रहे हो। यानी कि न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल जी की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो जी भी आपका कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा बेटा? परमानेंट कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह से गैस कांस्टेंट आपका परमानेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ई आपका परमानेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो भी आपके नंबर्स होते हैं, एनी नंबर्स आपके क्या होते हैं? परमानेंट कांस्टेंट होते हैं। तो ये इनको सबको क्या कहते हैं? परमानेंट कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी वैल्यू न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल चेंज नहीं होती है। बात समझ में आ गई? कुछ एग्जांपल से आपको एक आइडिया मिला हुआ कि परमानेंट कांस्टेंट क्या होता है। आइए टेम्परेरी कांस्टेंट की डिस्कशन करते हैं। देखिए पहले इसको पॉज करके नोट कर लेना बेटा पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, आगे की बात करते हैं। देखिए आइए अब हम समझते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट क्या होता है। देखो, अ कार मूविंग विद वेलोसिटी, सपोज v इक्वल टू 10 या 20 मान लो, चलो 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी का मतलब होता है, यस ठीक समझ रहे हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपकी वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है? आपका टाइम वेलोसिटी होती है। देखो जैसे मैंने आपको टाइम और डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। जब मान लो टाइम हमारा कितना है? 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है? 20। अब हमने टाइम रख दिया 2 सेकेंड, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40। अगर हमने टाइम 3 रख दिया तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60। अब आप जरा देखिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो करो, 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा? 20 यानी कि वेलोसिटी। 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 20 यानी कि वेलोसिटी। 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 20 यानी कि वेलोसिटी। यानी कि एवरी टाइम आपका यस डिस्टेंस चेंज हो रहा है और आपका टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो उतनी ही है आपकी बेटा। तो इस न्यूमेरिकल में आपकी वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? टेम्परेरी। क्यों सर?
देख और एग्जांपल देता हूं मैं तेरे को, जैसे मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं, यहां पर करता हूं। देख जैसे एक कार का मान ले एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम और ये तेरी वेलोसिटी, टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, टाइम 1 सेकंड वेलोसिटी 10, टाइम 2 सेकंड वेलोसिटी 20, टाइम 3 सेकंड वेलोसिटी 30, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो अब आप करके देखो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 10। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी, अभी तो कह रहे थे साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अब इस न्यूमेरिकल में आपकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से वेलोसिटी पहले वाले न्यूमेरिकल में कांस्टेंट थी, इस वाले न्यूमेरिकल में कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे वाले जो कांस्टेंट होते हैं उनको टेम्परेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेम्परेरी कांस्टेंट। इसी तरह से और समझो, देखो मान लो एक कार है बेटा, एक कार है जिसका मास है 2 kg, कितना kg बेटा 2 kg। इस पर आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, जिसकी वजह से इसमें कुछ एक्सीलरेशन आया, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है साहब। तो जहां पर ये तो तुम्हारा फोर्स हो गया सर, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन हो गया, लेकिन मास कितना है 2 kg। अब इसी बॉडी पर आपने फोर्स को 2 न्यूटन लगाया तो एक्सीलरेशन तुम्हारा 2 हो गया, 3 न्यूटन लगाया तो एक्सीलरेशन तुम्हारा 3 हो गया। तो तुम क्या देख रहे, फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है साहब। तो फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों ही कौन सी क्वांटिटी हो गई साहब, सर दोनों ही आपकी यस वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, लेकिन यहां पर जो मास है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई आपकी, यस कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। अब जैसे मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूं, रॉकेट का न्यूमेरिकल लेता हूं। रॉकेट के केस में क्या होता है कि रॉकेट के केस में इसके अंदर क्या कहते हैं हम, फ्यूल वगैरह जो भी भरा रहता होगा उसको हम इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसमें फ्यूल जो भरा हुआ है, अभी आपने उसको जलाया नहीं है, ठीक है, और जैसे ही आप जलाएंगे तो वो फ्यूल जलकर गैस बनकर नीचे से इजेक्ट आउट होगा, ठीक है। और जब बेटा वो इजेक्ट आउट होगा नीचे से, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि उस फ्यूल की, जो आपने कोयला वगैरह जो भी यूज किया है, उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में क्या डिक्रीज हो रहा है बेटा, मास चेंज हो रहा है। क्योंकि बेटा जैसे मान लो 10 kg फ्यूल था, उसमें से 1 किलो जला दिया तो बचा कितना 9, तो 9 का वेट तो कम होता है कि नहीं होता, यानी कि इसमें मास क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर 2 किलो और जला दिया आपने तो 8 बचा। तो इस तरह से इसमें से मास क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। लेकिन फोर्स तो हम उतना ही लगा रहे हैं बेटा, फोर्स मान ले हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, और एक्सीलरेशन का पहले कितना था 1 था। अब इसमें से मास और कम हो गया, फोर्स तो हम 10 ही लगा रहे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया 2। एक बात याद रखना, एक हल्की बॉडी पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और एक भारी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों के एक्सीलरेशन में फर्क होता है बेटा। भारी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो उसका एक्सीलरेशन कम आएगा, लेकिन हल्की बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाओगे तो उसका एक्सीलरेशन ज्यादा आएगा। तो हम फोर्स तो हमने कांस्टेंट किया है 10, लेकिन इसमें से मास खाली होते जा रहा है, तो इसलिए इसका एक्सीलरेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस केस में हमारा मास क्या हो गया, वेरिएबल, जबकि इस केस में, कार वाले केस में हमारा मास क्या था, कांस्टेंट था। तो इस तरह से न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल हमारे कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे। इस तरह के कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यस टेम्परेरी कांस्टेंट कहते हैं। फॉर दिस गिवन सिचुएशन, तो ये गिवन सिचुएशन के लिए होते हैं हमारे टेम्परेरी कांस्टेंट, लेकिन ये वाले जो कांस्टेंट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, एवरी टाइम वो वही रहते हैं उनकी वैल्यू। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, इसको पॉज कर लीजिए, नोट करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स आपके कितने तरह के थे बेटा, 2 तरह के थे, ध्यान समझिएगा। एक तो था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या था बेटा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके दिमाग में एक चीज आती होगी जब भी वेरिएबल का नाम आप सुनते होगे, एक्स और वाई। किसकी बात आती है, एक्स और वाई। तो चलो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं। एक इक्वेशन दिया मैंने, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, एक सिंपल सा इक्वेशन है। ओके बेटा, ये आपका एक इक्वेशन है, y इक्वल टू क्या है, अच्छे से लिख देता हूं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा बेटा यहां पर एक चीज गौर फरमाना यहां पर कि देखो कि ये x और y दोनों ही तो वेरिएबल है, लेकिन इनमें से एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के वैल्यू में चेंज आता है। कौन सा वेरिएबल है, आप ठीक समझ रहे हो, x। अगर मैं x की वैल्यू बेटा जहां पर 0 पुट करूंगा तो y मेरे को 1 मिल जाएगा। करके देखते हैं, चलो देखो करके देखते हैं। x और y की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू को 0 रखा, y कितना वाला 1, x की वैल्यू को 1 रखा, y कितना वाला 2, इसको 2 रखोगे 3, इसको 3 रखोगे ये 4, इसको 4 रखोगे तो ये 5। तो आप क्या देख रहे हो,
आप बेटा ये देख रहे हो कि x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यानी कि अगर x तक से मत ना हो तो y की वैल्यू में कुछ चेंज ही नहीं आएगा। y कहता है कि तू चेंज हो तो मैं चेंज होगा, तू चेंज हो तो मैं चेंज होगा। मतलब क्या है कि y डिपेंड कर रहा है साहब x पर, y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। यस, तो जहां पर y जो होगा बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और x क्या होगा आपका बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो ये बात समझ में आई कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बेटा आपको मान लो जैसे आपको कहीं जाना है, कहां जाना है सर, मेरे को ग्वालियर जाना है। तो ग्वालियर जाना है, ग्वालियर मान ले डबरा से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है साहब। तो तुम जब डबरा से ग्वालियर के लिए जाओगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है पेट्रोल एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी के मेरी गाड़ी में होने की वजह से मैं इतना किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूं, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर वो किस पर डिपेंड कर रही है सर, पेट्रोल पर डिपेंड कर रही है। जैसे आपने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, आप कितना मीटर गए, कितना किलोमीटर गए, 40 किलोमीटर। 2 लीटर जाओगे 80, 3 लीटर डलवाओगे 120 जाओगे। तो मतलब जितना किलोमीटर हमको जाना है उतना हमको पेट्रोल चाहिए। तो हम किस पर डिपेंडेड है सर, हम यस ठीक समझ रहे हो आप, पेट्रोल पर डिपेंडेड। तो पेट्रोल क्या हो गई आपकी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, यस, और डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। इस तरह से आपको समझना चाहिए चीजों को, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलता हूं कि एक कार चल रही है बेटा, एक कार चल रही है, ठीक है, और चल रही हो, टाइम आगे बढ़ रहा है। अब तुम इस कार के अंदर बैठे हो भाई साहब, ठीक है, इस कार के अंदर तुम बैठे हो, तो अगर चलने वाली चीज के अंदर ज्यादा टाइम आप बिता लोगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। तो बेसिकली डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, क्योंकि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, और उस टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठे हो। कहां बैठे हो, चलने वाली ऑब्जेक्ट में बैठे हो। तो याद रखना डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर। तो टाइम क्या हो गया तेरा, इंडिपेंडेंट हो गया, जबकि डिस्टेंस क्या हो गया तेरा, डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह से और सुन, जैसे एक मोटरसाइकिल है तेरे पास, ठीक है, इस मोटरसाइकिल पर कलुआ बैठा है, ओके, कलुआ कुछ मास होगा मान ले 50 kg, कितना मास है 50 kg, और इस कार की वेलोसिटी है मान ले 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जी 1 सेकंड में कितना जाएगी, 20 मीटर जाएगी, अगले 1 सेकंड में कितना जाएगी, फिर से 20 मीटर जाएगी, यानी कि 40 मीटर चल जाएगी। कितनी चल जाएगी, दोनों को मिला के कितना चल जाएगी, 40 मीटर चल जाएगी। तो जहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, लेकिन तेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही, वो एक कांस्टेंट हो गया, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस तो चेंज हो रही है ना। तो जहां पर क्या देख रहे हो आप, यस, टाइम पर कौन डिपेंड कर रहा है, यस, आपकी यस डिस्टेंस डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। लेकिन एक चीज है जहां पर जो अनरिलेटेड है, वो है उसका मास। अगर मैं मान लो जहां पर 2 बंदे बैठता हूं, कलुआ और पिंकी एक साथ बैठे हुए हैं और 20 की रफ्तार से चल रहा है, तो अभी भी ये 1 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में ये 40 मीटर जाएगा। तो मास के चेंज होने से कोई फर्क पड़ता है क्या, स्पीड पर या डिस्टेंस पर, ना। यानी कि मास एक अनरिलेटेड क्वांटिटी है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड उतनी रहेगी और वो उतने सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हमको क्या समझना उसके बारे में, ठीक है। आइए अब यहां पर एक कंसेप्ट निकलता है बेटा, एक कंसेप्ट निकलता है कि जब हम एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करते हैं तो जहां पर एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट निकलता है। किसका कॉन्सेप्ट निकलता है, फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है कि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो जाने कि y डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो जो चीज दूसरी चीज पर डिपेंड करती है वो उसी चीज का क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है, वो उसी चीज का क्या कहलाती है, फंक्शन। तो यहां से हमने बनाया फंक्शन कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो पहले हम क्या लिखेंगे, y डिपेंड्स ऑन x। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। सो देयरफॉर y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है बेटा, ये लाइन याद रखिएगा कि y यहां पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करे तो इसका मतलब y उसी क्वांटिटी का क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि टाइम बढ़ते चला जा रहा है और उसके अनुसार डिस्टेंस भी बढ़ते चली जा रही है। तो टाइम पर कौन डिपेंड कर रहा है साहब, सर x डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सही बात है कि नहीं, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलता हूं टाइम बढ़ते जा रहा है
और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो टाइम पर कौन डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी। सो अपन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है क्या होती है, ठीक है। और वो एक दूसरे को क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी लाइन को हमने शॉर्टकट में क्या बनाया है? इसी लाइन को शॉर्टकट में हमने बनाया है कि y या फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये इसका सिंबल बन गया फंक्शन का, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बेसिकली आप क्या समझ रहे हो यहां पर? बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि y जो है वो x के साथ अपना रिश्ता बता रहा है। क्या बता रहा है? रिश्ता। जैसे मेरे सामने कुछ लोग वहां खड़े हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे मामा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है। तो मेरा इन लोगों के साथ क्या है? एक रिश्ता है, मामा का, चाचा का, ताऊ का, भाई का, बहन का, यही ना। इसी तरह से आप लोगों का मेरे साथ क्या रिश्ता है? तो सीधा सा रिश्ता है, मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप मेरे दोस्त हो, कुछ ना कोई रिश्ता तो है। वही चीज फंक्शन होती है। तो y का x के साथ क्या होता है? रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन आपको कई तरह के देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि y का क्वाड्रेटिक वाला रिलेशन है। इसी तरह से मैं y को ऐसे लिखता हूं cos x लिखता हूं, तो जाने कि y का ये वाला रिश्ता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से y का एक रिश्ता है e की पावर x के साथ, यानी कि y का ये वाला एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से y का x की पावर n के साथ एक रिश्ता है, यानी कि ये पावर फंक्शन है। तो बेटा ये इनके नाम क्या है? अरे रिश्ते हैं साहब, कि y का ये वाला रिश्ता है जिसको हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर y का ये वाला रिश्ता है जिसका हमने नाम दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे सर y का ये वाला रिश्ता है तो इसको हमने नाम दे दिया पावर फंक्शन। इसी तरह से y का a log ex, कुछ मैंने ऐसा लिख दिया, तो y का log के साथ रिश्ता है, इसके साथ ये रिश्ता है, तो इसको हम बोलेंगे लॉगरिथम फंक्शन। तो इस तरह से अलग अलग रिश्ते के हमने नाम रख दिए हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? आपके फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर है? तो आपको फंक्शन कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इतनी चीजें समझने के बाद अब हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पे। तो इसको बेटा मैं रब कर देता हूं, इसको पॉज कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, देखो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखो हमारे पास क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x है। अगर बेटा मतलब y जो है वो आपका x पर डिपेंड करता है, तो अगर मैं y की वैल्यू को चेंज करता हूं, क्या करता हूं? y की वैल्यू को चेंज। जैसे मान ले स्टार्टिंग में मेरी x की वैल्यू है x1 और y की वैल्यू है कितनी है? y1। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया, क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसको x1 से क्या कर दिया? x2 कर दिया, और y1 को क्या कर दिया? y2 कर दिया। क्या कर दिया? y2 कर दिया, ठीक है। यानी कि मैंने इसमें चेंज किया है। या इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं बेटा। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे मान ले स्टार्टिंग में x की वैल्यू कितनी थी? x। अब x में तुमने चेंज किया डेल्टा x का, कितने का चेंज किया? डेल्टा x का, ठीक है। तो अब हमारी x की नई वैल्यू क्या बनी? न्यू वैल्यू आपकी बन जाएगी x प्लस डेल्टा x। और y किस पर डिपेंड करता है? x पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो स्टार्टिंग में y की वैल्यू कितनी थी? जो भी थी। अब y की वैल्यू में कितना चेंज आ गया? डेल्टा y। तो न्यू वैल्यू कितनी होगी y की? तो न्यू वैल्यू हो जाएगी y की y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अब हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो हम इस चीज को लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, चेंज इन फंक्शन, और नीचे लिखेंगे चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। देखो फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? जिसका वो फंक्शन है, यानी कि वो x का फंक्शन है तो x पर डिपेंड करेगा। तो जिस पर डिपेंड करेगा उस क्वांटिटी को हमेशा कहां लिखना है बेटा? नीचे लिखना है, ठीक है। और जिसका वो फंक्शन है उसको हमेशा कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। आइए तो अब देखिए चेंज इन फंक्शन हम कैसे लिखेंगे? फंक्शन मतलब ये y है, तो पहले y की वैल्यू कितनी थी? y थी, लेकिन चेंज के बाद कितनी हो गई? y प्लस डेल्टा y। तो हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y बेटा, और फिर माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे इनिशियल। तो चेंज लिखने का तरीका क्या है?
फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है बेटा। इसी तरह से चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी क्या थी आपकी, यस ये x वाली थी, तो फाइनल वैल्यू क्या है उसकी, यस x प्लस डेल्टा x, और पहले वाली वैल्यू कितनी थी सर, x थी। तो ये वाला जो कंसेप्ट बनता है इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये वाले कंसेप्ट को, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, यानी कि यहां पर क्या हुआ है आप देख पा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हुआ है। देखो ऊपर वाली क्वांटिटी का क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, नीचे वाली क्वांटिटी का भी क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, और सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो बेटा एक साथ दो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी किया और डिवाइड भी किया, तो ऐसे वाले ऑपरेशन से मिलकर हमारा क्या बना हुआ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस और डिवीजन, तो क्या बन गया ये, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये होता है आपका कंसेप्ट। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको थोड़ा सा फील कराएगी कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। आइए देखो बेटा, अब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। कंसेप्ट ऑफ लिमिट हमको क्या सिखाता है बेटा, जरा ध्यान देखना। देखो बेटा, अगर बेटा थोड़ा सा आपको ग्राफ का नॉलेज है तो ध्यान समझने का प्रयास करना। आइए समझते हैं। देखो बेटा, ये आपके पास एक ग्राफ है लाइक दिस, ऐसे ये ग्राफ है, ओके बेटा। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर इस लोकेशन पर, ये ग्राफ कौन सा है, एक्सटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, एक्सटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा हमको क्या देता है, वेलोसिटी। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो देख यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यस, ठीक समझिए आप, कि इस टाइम इंटरवल पर, t1 टाइम इंटरवल पर मेरे को वेलोसिटी बता दो। क्या बता दो, वेलोसिटी। इस टाइम के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या बता दो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहां पर हम कैसे उसकी वेलोसिटी निकालेंगे इस टाइम के इंटरवल, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करेंगे, इस टाइम से थोड़ा सा इधर की तरफ जाएंगे। तो मान लो इधर की तरफ गया मैं 5 सेकेंड, इधर की तरफ गया 5 सेकेंड, और इधर की तरफ भी मैं कितना, जितना बेटा इधर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, लेफ्ट में, उतना ही मेरे को राइट में जाना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैं कितना गया, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के मैंने 2 पॉइंट लिए और एक पॉइंट ऐसे मिलाया बेटा, एक पॉइंट ऐसे मिलाया, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखो इस पॉइंट के इंटरवल, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स की कुछ वैल्यू होगी यहां पर, उसको मान लिया x1। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x की कुछ वैल्यू होगी यहां पर, उसको मैंने क्या मान लिया, x2 मान लिया। यानी कि मेरे को यहां पर देखिएगा बेटा, अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिलाता हूं और इस लाइन को ऐसे मिलाता हूं, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x1, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 है। अब देख, इस x1 के लिए टाइम है t1 और इस x2 के लिए टाइम कितना है, t2, ठीक है। यानी कि यहां से t1 से लेकर t2 के बीच के टाइम इंटरवल में मैंने ये वाली वैल्यू देखी। तो अब देखो यहां पर ये आ रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर स्लोप लेता हूं। क्या लेता हूं, स्लोप। तो स्लोप लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला पॉइंट एक एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो अब मैं यहां पर निकाल सकता हूं वेलोसिटी। क्या निकाल सकता हूं, वेलोसिटी। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे को क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, x2 माइनस x1, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, डेल्टा x। सर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, t2 माइनस t1, जिसका नाम हमने क्या रखा है, डेल्टा t। तो हम करेंगे स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। मैं स्लोप बोलूंगा तो tan थीटा समझना बेटा, ग्राफ का नॉलेज थोड़ा सा चाहिए अपन को। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा मतलब स्लोप होता है बेटा, tan थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो अब देख, tan थीटा मतलब p अपॉन b, तो p क्या है तेरा, डेल्टा x, और b क्या है तेरा, डेल्टा t, और स्लोप तेरे को देख, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या देता है, स्लोप, और स्लोप भी तेरी क्या है, वेलोसिटी। यानी कि तेरे को ये वेलोसिटी मिल गई v1। कितनी वेलोसिटी मिल गई, v1। चल बहुत बढ़िया। लेकिन हमने क्या पूछा था, हमें तो इस टाइम के इंटरवल चाहिए थी, इस टाइम की करस्पॉन्डिंग चाहिए थी, लेकिन तुमने इस टाइम की करस्पॉन्डिंग निकाली ना, तुमने 5 सेकंड इधर लिया और 5 सेकंड इधर लिया, यानी कि टोटल जो टाइम था 10 सेकंड, उसके इंटरवल में आपने ये वेलोसिटी निकाली। तो ये वेलोसिटी इसके नजदीक है, लेकिन ये वाली तो नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब बेटा हम क्या करते हैं, इस इतने हिस्से को बाहर निकालते हैं और माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा। थोड़ा फील करा रहा हूं बेटा, ध्यान समझना बेटा। अब इतने हिस्से को लिया, ओनली इतने हिस्से को, तो ये वाला हिस्सा तेरा कैसा था, ऐसा था, इसको मैंने बड़ा कर लिया, ऐसा था तेरा ये हिस्सा। अब ये हिस्सा है तेरा। अब तेरा टाइम कहां था, ये था, ये वाली वैल्यू थी तेरी टाइम की,
T1। अब आपने क्या किया, जब इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा किया, अब ये कंडीशन पे आ गया मैं, यहां से आपको वेलोसिटी मिल गई V1, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन पे आता हूं। अब बेटा जरा ध्यान देखिएगा बेटा, अब इस T1 के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है। क्या निकालना है साहब? वही निकालना है, वेलोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम और छोटा टाइम लेते हैं। तो अब हमने टाइम लिया, यस, इधर मैंने लिया 1 सेकेंड और इधर भी मैंने कितना लिया, 1 सेकेंड लिया। तो अब इस 1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो हमको ये स्लोप मिलेगा बेटा, ये स्लोप मिलेगा। अब एक बात थोड़ा फील करना कि जब बेटा मैंने ये स्लोप बनाया तो ये एक्चुअल में स्लोप नहीं था, ये सीकेंड था। क्या था? सीकेंड। क्योंकि देखो ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इस पॉइंट पर आपका स्लोप ये है, इस पॉइंट पर अलग है और इस पॉइंट पर अलग है। इसलिए आप ये वाली जो V1 वेलोसिटी आई है, उस वेलोसिटी को T1 टाइम की वेलोसिटी नहीं मान सकते। और अगर नहीं मान सकते तो इसका मतलब क्या, हर जगह स्लोप बदल रहा है। तो उसको हमने क्या किया, मैग्नीफाई करके बाहर निकाला। अब उसमें हमने टाइम को छोटा ले लिया, क्योंकि बड़ा टाइम था तो अलग अलग स्लोप मिल रहे थे अलग अलग लोकेशन पर, देख सकते हैं आप। लेकिन अब हमने छोटा टाइम ले लिया T1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक पॉइंट पर तो मैं नहीं निकाल सकता स्लोप। एक पॉइंट पर कैसे निकालोगे, हमको तो 2 लाइन चाहिए, बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो एक पॉइंट पर कैसे बेस निकालेगा, परपेंडिकुलर निकालेगा, उसके लिए 2 लाइनें चाहिए ना। तो इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है कि इसमें कुछ टाइम इंटरवल हमको लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने 1 सेकंड ले लिया, यहां पर भी 1 सेकंड ले लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये स्लोप माना, ये स्लोप माना। तो हमको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी करेंगे तो हमको मिल जाएगी, यस ठीक समझ रहे हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी V2 मिल जाएगी। ओके, लेकिन इस केस में भी टाइम अभी थोड़ा सा बड़ा है और यहां पर स्लोप आपका चेंज हो सकता है। तो फिर हमने इसको क्या किया, और छोटा किया, यानी कि इसको मैग्नीफाई करके इस चीज को निकाल लिया, इतने हिस्से को निकाल लिया। अब इतने हिस्से को निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, यहां पर ये x हो गया, ये t हो गया। अब केवल मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, ये वाले हिस्से की, देख यहां से लेकर यहां तक की, ये हिस्से की। लेकिन मैग्नीफाई से किया है तो ये आपका बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ओके, माइक्रोस्कोप से आपने बड़ा किया। ये आपका टाइम था, कितना टाइम था, T1। अब देखो पहले टाइम कितना था बेटा, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब हमने टाइम को और छोटा कर दिया बेटा, टाइम को क्या कर दिया, और छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, कितना, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड के लिए निकालोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट आई है, ये V3 आ गई। तो हम कहते हैं कि ये वाली जो V3 वेलोसिटी है वो V1, V2 और V3 के कंपैरिजन में T1 टाइम के करस्पॉन्डिंग काफी सटीक है। लेकिन अगला आदमी कह देगा नहीं, 0.01 सेकंड भी ले सकते थे आप। हाँ तो बिल्कुल ले सकते, तो 0.01 सेकंड के लिए आपकी वेलोसिटी और करस्पॉन्डिंग आएगी, मतलब इसके और ज्यादा करस्पॉन्डिंग नियरेस्ट आएगी। तो जैसे जैसे आप टाइम को जितना ज्यादा छोटा करते चले जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी की आपको वैल्यू एग्जैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। किसके करस्पॉन्डिंग, T1 की करस्पॉन्डिंग। तो बात समझ में आ रही। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, यहां पर हम टाइम को छोटे से छोटा कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में छोटे से छोटा टाइम कितना हो सकता है सर, 0 सेकंड हो सकता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बेटा यहां पर तो मैं x डिवाइडेड बाय 0 रख दूंगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, स्पीड तो आपकी इनफाइनाइट हो गई। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोगों ने एक तरीका अपनाया, उस तरीका को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि आप टाइम को छोटे छोटा करते जा रहे हो, छोटे छोटा कितना कर सकते हो, 0.01 सेकंड कर सकते हो, या फिर 0.0001 सेकंड कर सकते हो, या फिर 0.0001 सेकंड कर सकते हो, लेकिन 0 तो नहीं कर सकते। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन आती है कि आपका टाइम 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन हम 0 नहीं रख सकते, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 0 की तरफ अप्रोच कराने के लिए हम लिमिट लगा देते हैं कि आपका जो टाइम है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसको बोलते हैं लिमिट, कि छोटे से छोटा टाइम हम कितना ले सकते हैं, अप्रोचिंग 0 ले सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप ये समझ गए होंगे। देखिए जरा ध्यान समझिए। अब हम लगाएंगे यहां पर लिमिट। क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट। अच्छा, तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू कहां पर अप्रोच कर रही है, 0 को। इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 0, या फिर हम इसको बोल सकते हैं x अप्रोचिंग 0, यानी कि x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 को, या x की वैल्यू अप्रोच कर रही है किसको, 0 को। ठीक है, ये चीज होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पर आप लिमिट लगाइए तो क्या लिखोगे, डेल्टा y और माइनस y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये x 0 हो गया तो ये हो गया डेल्टा x, और ये बराबर में क्या लिखा है,
बराबर में आपका लिखा हुआ है यही चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, और चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन बेसिक क्वांटिटी इसको क्या कहते हैं? देखो ये कौन सी क्वांटिटी आपकी? बेसिक क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी आपकी? अच्छा सॉरी, ये आपका, जैसे मैं इस टाइम की बात कर रहा था, तो टाइम आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक्स क्या है? आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ऊपर हमेशा क्या आता है? फंक्शन आता है। क्या आता है बेटा? फंक्शन। और नीचे क्या आता है? यस, आपकी बेसिक क्वांटिटी आती है। और इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं बेटा? स्लोप कहते हैं। तो ये बेसिकली तेरा क्या है? स्लोप है। क्या है बेटा? तेरा स्लोप। तो इस स्लोप को आप लिख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन, किस में चेंज हुआ है? बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी साइन को हम इतना बड़ा ना लिखकर इसको छोटा सा एक नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं dy अपॉन dx। और ये बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इस चीज को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन क्या देता है तेरे को बेटा? स्लोप देता है। डिफरेंशिएशन बेटा तेरे को क्या देता है? स्लोप देता है। ठीक है, और इसी चीज का नाम हम बोल सकते हैं, इस चीज को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाय रेट ऑफ चेंज। तो हम बोल ही रहे हैं, इसी का एक और नाम भी हमने रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ बाय। मैं कहीं भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन चीज तो वो स्लोप ही है। ठीक है, तो बेटा ये एग्जैक्ट थोड़ा सा फील कराने की कोशिश की है कि डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है। सवाल तो हम कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा फील भी बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएशन हमको क्या देता है? स्लोप देता है। स्लोप मतलब एक इंस्टेंट पर वैल्यू देता है, छोटी से छोटी वैल्यू देता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको पॉज करिए, नोट करिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, क्योंकि हमने मीनिंग तो समझ ही लिया, अब हम इसके फॉर्मूले समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आइए, यस, इसके फॉर्मूलों के बारे में। किसके बारे में बेटा? फॉर्मूला। अच्छा, एप्लीकेशन और सुन लो थोड़ा सा, अब चल ही रहा है तो इसको थोड़ा पूरा ही समझ लो। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? तो सिंपल सा एक एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूं। क्या एप्लीकेशन है कि देख, मान ले तेरे को एक फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या दिया है? y इक्वल टू, या मान ले तेरे को ये दिया है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, यानी कि टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। सो डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इस चीज को आप डिफरेंशिएशन में कैसे लिखोगे? तो पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। यही होता है ना फॉर्मूला, बेसिक क्वांटिटी। अब चेंज इन फंक्शन क्या है तेरा? चेंज इन फंक्शन है तेरा x, तो इसको कैसे लिखेगा? dx। और बेसिक क्वांटिटी क्या है? यस, dt। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है तेरा? वेलोसिटी। यानी कि ये क्या दे रहा है तेरे को? यहां लिख ले, ये क्या दे रहा है तेरे को? वेलोसिटी दे रहा है, तो dx अपॉन dt। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? वेलोसिटी का। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसके रूल मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी किसका फंक्शन है बेटा? टाइम का फंक्शन है। तो फिर से वही चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन क्या है तेरा? यस, वेलोसिटी। और किस पर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या है? ये तेरी ये dt। और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, छोटे से छोटा एक्सेलरेशन निकालना है, छोटे से छोटा वेलोसिटी निकालना है, तो हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं बेटा। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है जो हमको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। आइए अब हम समझते हैं इसके फॉर्मूले। देखिए, देखो हम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का उतना ही पोर्शन स्टडी करेंगे जो हमारे लिए जरूरत है। हम फॉर्मूलों को प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव तो आपको मैथमेटिक्स में ही करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, वो कांस्टेंट का है। किसका है? कांस्टेंट का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, देख इसको सही से लिखता हूं बेटा, मैं सही से लिखता हूं। पहला फॉर्मूला आपको y की वैल्यू दी है 2 दी है। कितनी दी है बेटा? 2। तो अब यहां पर y मतलब जो फंक्शन है वो 2 है, मतलब y की एक फिक्स वैल्यू है 2। अगर x होता तो मैं ये कहता कि ये एक फंक्शन कहलाता, ये मतलब y की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अभी इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? dy अपॉन dx, ये आपका साइन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन में कैसे लिखूंगा? dy अपॉन dx लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा बेटा?
y की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो यहां पर मैं 2 पुट कर दूंगा। तो याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0। तो इसको मैं c लिख लेता हूं, तो यहां पर c आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो अगर मान लो आपका फंक्शन है इफ देन इफ y इक्वल टू दिया है आपको cx देन, तो आप इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y किस पर डिपेंड कर रहा है x पर, तो हम निकालेंगे dy अपॉन dx। ठीक है बेटा, तो देख d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है cx, तो यहां पर क्या रखोगे तुम cx रखोगे। c तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, उसको पहले बाहर निकालोगे, अंदर बचेगा dx अपॉन dx। इसको कट मत कर देना बेटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, मैं थोड़ी देर में प्रूव भी कर दूंगा, यानी कि c। तो अगर आपके वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसको हमेशा आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। उसके बाद जो भी बचा है उसका डिफरेंशियल फॉर्मूले के अनुसार आपको करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं थर्ड नंबर का। अब थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इफ y इक्वल टू x की पावर n देन, ये आपका पावर फंक्शन होता है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, हम इसी का जब सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है x की पावर n। तो इसका फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हमको यहाँ प्रूव नहीं करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, पावर को आगे लिखकर पावर में से एक माइनस करना है। ठीक है, तो x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अब फोर्थ में लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम समझ गए, एक फंक्शन दिया हुआ, आप उसका क्या करोगे डिफरेंशियल। तो अब मान लो आपके पास आ गया साइन एक्स, क्या आ गया साइन एक्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको लिखता, जैसे मैं इसको लिखता तो क्या लिखता, y इक्वल टू साइन एक्स लिखता देन। ठीक है बेटा, तो देख y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी कि y जिस चीज का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, और याद कर लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कितना होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं 5वें नंबर का। अब हम लेते हैं कॉस एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा आपका माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स। इसी तरह से अगला फॉर्मूला मैं लेता हूं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लेता हूं बेटा आपका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो सेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लेता हूं बेटा d अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और अगला मैं लेता हूं 9 नंबर का लॉग का, लॉगरिथम। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें रट्टा मारने हैं। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अगर बेटा कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालिए और उसका डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है बेटा। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का होता है उल्टा माइनस साइन x। e की पावर x का e की पावर x होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। इनको पॉज करके नोट कर लो। देखो टाइप वाइज आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे टाइप फर्स्ट में लेता हूँ, क्या लेता हूँ टाइप फर्स्ट, ध्यान देखना बेटा। टाइप फर्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 अंडर एक्स दिया हुआ है, एक्स की पावर 2/3 दिया हुआ है, एक्स की पावर 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से x की पावर -1/2 दिया है। ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए इनमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसी को करके दिखाता हूँ। तो देखो करने का तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। देखो तो इसको हम मानेंगे लेट, हमेशा इसको किसके बराबर मानना है, बाई के बराबर मानना है। इसके बराबर मानना है बेटा, बाई के बराबर मानना है। सो बाई इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के। ठीक है, हाँ पहले डिस्कस कर लिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस लाइन को लिखने का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। ठीक है बेटा, अब y की वैल्यू कितनी दी है सर, y की वैल्यू दी है x की पावर 2।
आप देखो पावर वाला फॉर्मूला आपको याद है, पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का पावर को आगे लिखकर पावर में से एक घटा दो तो कितना आया 2 और ये कितना बचा x। दिस इज अवर आंसर। अगर इसको सही तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, इंप्लाई करके लिख देंगे d/dx और y की वैल्यू कितनी थी x² और x² का डिफरेंशियल कितना आ गया 2x। दिस इज अवर आंसर। कोई खास बात नहीं है। और देखिए चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे √x। अब देखो बेटा √x को हम पहले क्या करते हैं 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो वही सवाल बन गया यार, तो फिर से वही करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा x की पावर 1/2। अब फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि पावर को आगे लिखकर पावर में से एक घटा दो, तो बस घटा दो तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब बेटा जो ऊपर है इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ तो ये पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। जब बेटा आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो ठीक है मैं लिख लेता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 √x। सो इम्प्लाई करके हम आंसर दे देंगे d/dx और y की वैल्यू कितनी थी √x। तो आज से इस फॉर्मूले को आप फॉर्मूला लिस्ट में भी ज्वाइन कर लेना, हमको बार बार नहीं करना, आप याद ही कर लो। √x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 √x होता है। √x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 √x होता है। क्लियर बच्चों, बिल्कुल आसान है। x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, n x की पावर n-1। ठीक है बेटा, चल इसको पॉज करके नोट कर। 2 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया या 5 आ गया या 6 आ गया या 7 आ गया, मतलब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ गया। चलो कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे चलो मैं इसको ही ले लेता हूँ बेटा। तो लेट y इक्वल टू 4 √x ये है, ठीक है साहब। तो अब क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y की वैल्यू कितनी है 4 √x। तो तरीका क्या बताया, सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा √x बचेगा। अब √x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया तो है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, यस मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 1/2 √x। अब कैंसिलेशन हो रहा है, देख डिफरेंशिएशन तो एक ही लाइन का होता है, ठीक है हाँ, लेकिन बस उसके बाद मैथमेटिक्स। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है तो कितना आ जाएगा, यस आपका आ जाएगा 2/√x। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट वाले सवालों में आपको बस कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है और बाकी जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार आपको कर लेना होता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं। एक और करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो इसी को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो लेट y इक्वल टू कितना लिखा है 6x की पावर 5/2। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx 6x की पावर 5/2 ये है। तो सबसे पहला काम कांस्टेंट को बाहर निकालिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो x की पावर 5/2। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है पावर को आगे लिखो और पावर में से एक माइनस कर दो। लो तो देखिए कैंसिल हो रहा है 3 टाइम में, 5 3 जा 15 हो गया तेरा, और ये कितना बचा x, ये 2 ऊपर जाएगा यानी कि 3/2 आ जाएगा 3/2। दिस इज आवर आंसर। तो फॉर्मूला तो एक ही लाइन का है, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब कोई आसमान छूने वाली बात नहीं है, बस डिफरेंशिएशन मतलब फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला लग गया उसके बाद तो मैथमेटिक्स। क्लियर है बच्चों, तो इसको बेटा पॉज कर लेना, नोट कर लेना। 3 कौन सा क्वेश्चन ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपके पास आ गया 7√x प्लस 2x² प्लस 5। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ 6x की पावर 3/2 की पावर 2 प्लस 5x² प्लस 7। चलो ये 2 सवाल है, इनको ही करते हैं। इस तरह का सवाल आ गया मान लो, तो आप कैसे करोगे। देखो बेटा सबसे पहला काम, टेक्निक में कोई चेंज नहीं है, y के बराबर मानना है, y√x प्लस 2x² प्लस 5 ये लिखा है तेरे पास बेटा। ठीक, अब इसके बाद तेरे को करना क्या है, इसके बाद तेरे को कुछ नहीं करना। देख बड़ा आसान है, dy/dx। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो देख d/dx, y की वैल्यू कितनी दी है 7√x प्लस 2x² प्लस 5। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहला काम क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7√x ये आएगा, प्लस इसका इधर करोगे d/dx का मल्टीप्लाई तो 2x² आएगा, प्लस फिर इसका इधर करोगे d/dx कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है बेटा, अब 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, ठीक है
2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x की पावर 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का कितना होता है 0। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके लिख दो क्या आएगा बताओ 7/2 प्लस ये 4 हो गया 4x। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। कोई खास बात नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इसको नोट कर लेना, कर लिया, चलिए आइए इसको देखिए बेटा, इसको देखिए, इसको देखिए 6x 3/2 स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। सबसे पहले इसको एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई मतलब पावर के ऊपर पावर होती है, पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो x की पावर कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये कितना चल रहा है तेरा 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है बेटा। अच्छा साहब, अब देखो अब हम करेंगे क्या dy/dx। तो ठीक है dy/dx करना है, y की वैल्यू दी है 6x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। बेटा हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग फॉर्मूला बना रहे हो, इससे बढ़िया आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो 6 कांस्टेंट बाहर आ गया और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, दैट्स ऑल। प्लस 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0। एक लाइन में आंसर 6 3 कितना हो गया तुम्हारा 18 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 10। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक ही टाइप का फॉर्मूला यूज किया है, आप देख सकते हो। और इसी तरह के सवाल हमको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आएंगी। एनीवे, अब टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूं बेटा। किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लेते पास आ गया sin x प्लस e की पावर x, sin x प्लस cos x, ठीक है। तेरे पास आ गया e की पावर x log x, तेरे पास आ गया 10x प्लस cot x, कुछ भी चल, कोई भी सवाल देख लेते हैं। चल y इक्वल टू लेट करना है, y इक्वल टू ये ले लिया sin x प्लस e की पावर x ले लिया। अब y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो देखो क्या होता है dy/dx, ठीक है बेटा। अब देख d/dx, तो ये sin x हो गया प्लस e की पावर x हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो, पहली बार सीख रहे हो तो कर लो। अब ये तो देख तेरा फॉर्मूला है, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x और e की पावर x का क्या होता है e की पावर। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। तो बेटा ये फॉर्मूला है, अब तुम वैसे ही बता दोगे sin x का क्या होगा cos x का क्या होगा माइनस sin x, ये इसका आंसर हो गया। इसका क्या होगा e की पावर x का e की पावर x होता है और log x का क्या होता है 1/x, ये इसका आंसर हो गया सर। इसका क्या होगा 10x का क्या होता है सर 10x का होता है sec स्क्वायर x और cot का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। पॉज कर लो। टाइप थर्ड के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, देखो बेटा एक रूल है फर्स्ट सेकंड रूल। कौन सा रूल है फर्स्ट सेकंड। इस रूल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, देखो ऐसे आ गया सवाल x की पावर n e की पावर x, यानी कि पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आ गए और मल्टीप्लाई में आ गए, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। तो मल्टीप्लाई का रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसको मान लोगे फर्स्ट, इसको मान लोगे सेकंड, ठीक है। या फिर आपका आ गया cos x x की पावर n, पावर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ गए, तो एक को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड मान लो। तो फर्स्ट सेकंड रूल है, क्या रूल है सुन, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। आइए अप्लाई करके देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन दिया बेटा मैंने, इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जैसे आपके आ गया x की पावर 2 और e की पावर x, ठीक है। या फिर आपके सामने एक सवाल आ गया x की पावर n e की पावर x, या आपके सामने सवाल आ गया sin x इंटू कॉस एक्स, या आपके सामने सवाल आ गया e की पावर x log x, कोई भी सवाल आ गया देख लो। इसमें दो फंक्शन एक साथ है, कैसे करेंगे देखो, इसी को करके दिखाता हूं। y इक्वल टू, ये लेट किया है हमने, क्या किया है लेट। अब देख बेटा dy/dx, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो d/dx, तो x स्क्वायर e की पावर x। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, रूल क्या कहता है फर्स्ट को छोड़ो
सेकंड को किडनैप कर लो, यस, फिर सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट को किडनैप कर लो, वेरी गुड। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, और आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकल रहा है, देखो x कॉमन निकल रहा है और e की पावर x कॉमन निकल रहा है, तो जहाँ से एक x बचेगा और जहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल, कोई खास बात नहीं है। इनके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में निकाल के टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में डिवीजन का रूल है। कौन सा रूल है बेटा, डिवीजन का। देखो डिवीजन का रूल किस तरह का है, ध्यान से देखिए बेटा, करके दिखाते हैं आपको। जैसे फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसमें क्या होगा, सेकंड को छोड़ना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस लगाना है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड का क्या करना है अपन को, स्क्वायर। याद कर लो फॉर्मूला पहले बेटा एक बार, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड का रूल क्या है, सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में सेकंड का। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये डिवाइड वाला है, इनमें से कोई सा भी ले लेता हूँ, चलो जी वाला लेता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहला काम क्या, लेट करना है, किसके बराबर करना है, लेट y के बराबर में, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेटा sin x, ठीक है बेटा। चल देख, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू ये रख लेंगे cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, ठीक है। अब रूल क्या कहता है बेटा तेरा, रूल ये कहता है कि यस सेकंड को छोड़ना है, तो मैं इसको यहां कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, यहां पर, ठीक है बेटा। तो देख dy अपॉन डी एक्स हम निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, सेकंड को छोड़ना है, तो सेकंड को छोड़ दिया, देखो 1 प्लस साइन एक्स, सेकंड को छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का, फर्स्ट ऊपर है, तो cos x लिखिएगा dx, ठीक है बेटा। फिर फॉर्मूले का बाय ना, फिर देखो फिर किसको छोड़ना है, फर्स्ट को, तो फर्स्ट को छोड़ दो। अब किसका करना है, सेकंड का, तो सेकंड क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, देखो सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस ये आपका फॉर्मूला लग गया। इसके बाद तो बच्चों वाला काम है, कैसे देख, जो फॉर्मूले के अंदर नहीं है वो तो जैसा का तैसा लिखा रहेगा, उससे कुछ छेड़खानी नहीं करनी। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस का, काय का होता है बेटा, माइनस का, ठीक है बेटा। चल cos x, अब देख 1 है, इसको देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, थोड़ा तुम्हारे फील आ जाएगा तुम्हें। ये लिखा है तुम्हारे पास d अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब देखना जरा, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का हो जाएगा 0, साइन का क्या हो जाएगा cos, और बाहर क्या लिखा है तेरा cos, तो अब cos का इसमें मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा, लेकिन cos का इसमें करेगा तो cos स्क्वायर आएगा, तो मैं वहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देख 1 का 0 हो गया, साइन का क्या होगा cos, और cos का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर, ये आ जाएगा तेरा, ठीक है बेटा। समझ पाया इस बात को, फिर से देख 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, और साइन का क्या होता है cos, और इस cos को हम माइनस मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना बाहर, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या लिखा है तेरा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा इसको सॉल्व कर ले बेटा। साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, इसका इसमें करेगा तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना है तेरा cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कितना है तेरा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही चीज़ है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, मैं बेटा फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ कर देता हूँ बेटा, पहले देख लूँ दिख रहा है वहाँ पर, हाँ ठीक है दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो एक काम करता हूँ, ये देखो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस का साइन एक्स, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दूंगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय तेरा क्या चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा तेरी 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा तेरी 1 होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तेरा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं जहाँ लिख रहा हूँ बेटा, या फिर मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको रब कर दे बेटा। आपने पॉज कर लिया, नोट कर लिया, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो जरा मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, देखो तो हम निकाल क्या रहे थे dy अपॉन डी एक्स। अब इसमें से भी अपन ने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस साइन एक्स बचेगा बेटा,
अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक पार्ट से एक पार्ट कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस साइन एक्स। दिस इज अवर आंसर। तो बेटा कुछ नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला सही से सेट करना आना चाहिए, उसके बाद तो आपका मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ले लिया, इतने कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मैथ में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर भी पॉज करके नोट कर लेना, ट्राई करने का। आइए चेन रूल वाला है, कौन सा रूल है ये? चेन रूल है, लेकिन चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिक्स में आप देख लेना जो भी आपके टीचर्स वगैरह पढ़ाए। मैं आपको बताता हूं बढ़िया तरीके से। देखो कैसे, एक सवाल दिया e की पावर 2x, e की पावर 10x साइन ax स्क्वायर प्लस b कॉस ax स्क्वायर प्लस b, और आपको दिया है कुछ भी दे सकता हूं मैं, जैसे कि तुम्हें log e की पावर log x, इस तरह से ये सवाल आपको दिए। अब बेटा इन सवालों को कैसे आप करोगे, जैसे मैं पहला आपको करके दिखा दूं। ध्यान देखना बेटा, मजा ना आए तो कहना, लेट कर लो पहले तो, लेट y इक्वल टू e की पावर 2x, ये है सवाल। अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है बेटा। अब सुन जरा ध्यान से, ध्यान सुनना, y की वैल्यू कितनी है? e की पावर 2x, ठीक है बेटा। अब सुन, हमें फॉर्मूला किसका याद है? सर हमें e की पावर x का याद है, लेकिन जहां पर तो e की पावर 2x आ गया, तो बेटा तू इसको x ही मान, क्या मान? x। तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ऐसे लिख दिया। अब जिस चीज को तूने x माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन का साइन लगाकर लिख ले और इसका डिफरेंशिएशन कर ले, बस ये आंसर हो जाएगा तेरा। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, यानी कि तेरा आंसर आ गया 2 e की पावर 2x। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और करके दिखाता हूं। जैसे मान ले e की पावर क्या आ गया? 4x आ गया, इसका हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं करना, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x लिख दो, लिख दिया। अब जिसको x माना है उसको अलग से डिफरेंशिएशन में लिखकर सॉल्व कर लो। तो ये 4x हो गया, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx अपन dx का कितना होता है? 1, यानी कि तेरा आंसर आ जाएगा 4। और वैसे भी तो ये याद ही हो गया होगा, e की पावर 2x हो तो कितना आएगा? 2 e की पावर 2x, e की पावर 3x हो 3 e की पावर 3x, e की पावर 4x हो तो 4 e की पावर 4x, ठीक है। कोई बात नहीं, और समझ, टेंशन मत ले। और बताता हूं, जैसे देख तेरे सामने ये सवाल आ गया, e की पावर 10x, ये सवाल है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन बाय विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है? e की पावर 10x। तो तुझे दिमाग लगाना ही नहीं है यार, 10x को तू समझ x लिखा है, तो e की पावर x का क्या होता है? सर e की पावर x होता है, ठीक है। इसके बाद जिसको तूने x माना था उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको डिफरेंशिएशन में लिख और सॉल्व कर ले, बस। अब आपको पता ही है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x, दिस इज आवर आंसर, बस दैट्स ऑल। अब बताओ अगर e की पावर cot x आ जाता तो क्या आता? तो आपका आता माइनस का cos x स्क्वायर x और e की पावर cot x, करके देख लेना, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं ये वाला सवाल, देखो इसको हम करते हैं। इसको देखिए, ये कैसे करेंगे? ये लिखेंगे हम y के बराबर में साइन ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। तो फिर से वही करना है, dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx, यहां पर आ रहा है आपका साइन ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। अब तो फॉर्मूला तो बेटा सर साइन x का याद है, यहाँ पर तो साइन x के स्थान में इतना कुछ आ गया, तो कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला वही लिख दे। साइन x का क्या होता है? cos x, लिख दे पूरा का पूरा वैसा ही। अब इसको x माना है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर ले, बस अलग से। इतना काम आपको करना है इस तरह के सवालों में, ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा वाले सवालों में। आइए तो अब आपको करना आता है, कैसे करोगे? ए कांस्टेंट है, तुम्हारा बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? 2x की पावर 2 माइनस 1। बी कांस्टेंट तेरा 0 हो जाएगा, तो तू सॉल्व करके लिख देगा, यहाँ पर क्या आएगा आंसर? देख 2ax, और बाकी तो तेरा ये है ही cos ax स्क्वायर प्लस b। अब आप मेरे को cos का करके बताना, ठीक है। फिर से सुन लो कैसे किया मैंने। sin x का क्या होता है? cos x होता है, और इसको तुमने x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, और इसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था? n x की पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का करना होता है 0, दैट्स ऑल। अब आप इसका मेरे को करके बताना और log x का बताना, कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर बताना।
ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया, डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जान लिया और हर टाइप के डिफरेंशिएशन के सवाल भी कर लिए जिनके हमको फिजिक्स में यूज करना है। जितने तरह के सवालों का हमको फिजिक्स में यूज करना है वो सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। अब एक लिमिट वाले रह गए हैं, वो वाले मैं आपको बाद में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा सा सेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। बच्चों तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।